नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और केरल से एक ऐसी खबर जिस पर अमूमन बहुत ज्यादा निगाह नहीं गई है। लोगों के कैमरे, लोगों की बातें सिर्फ तिरुअनंतपुरम तक रुकी हुई हैं। लगता है कि जिस तरह से वामपंथ को 45 साल बाद तिरुअनंतपुरम में हराकर बीजेपी ने वहां केसरिया लहराया है, तो वहीं तक बातें रुक गई। लेकिन इसका असर कहीं और हो रहा है, और ऐसा कि लोग उसको मॉडल कहने लगे। यानी एक ऐसी जीत हुई है, वहां बीजेपी ने एक ऐसा कारनामा हासिल किया है कि उसको वहां के मुख्यमंत्री डर गए। उन्होंने उसको मॉडल कह के कांग्रेस के साथ सीधा झगड़ा शुरू किया। यानी जीत गई बीजेपी जिसका सिर्फ एक सदस्य था, और हार गई वो पार्टी जिसके 10 सदस्य थे, यानी सबसे बड़ी संख्या में थे। और इसको एक मॉडल मान लिया मुख्यमंत्री ने। न केवल इस पर उन्होंने एक पोस्ट लिख दी फेसबुक पर कांग्रेस को सीधे कोसते हुए, लेकिन उसके साथ अलग अलग, अगर पहले मैं मलयाली मीडिया की वो बता दूं कि किस तरह की हेडिंग्स आई, तो आप उसको देखेंगे। मट्टानूर गांव पंचायत में कांग्रेस विरोधियों और बीजेपी का गठबंधन, एलडीएफ का नियंत्रण खत्म, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस। उसके बाद मट्टानूर में कांग्रेस के 8 सदस्य बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल, एलडीएफ का 23 साल का शासन खत्म हो। सीएम विजयन ने कांग्रेस बीजेपी टैंगो पर हमला किया, इसे खतरनाक राजनीतिक रुझान बताया इंडिया टुडे। मुठानूर में अनहोनी गठजोड़ का आरोप, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सहयोग पर विवाद, द वीक। केरल अध्यक्ष केरल कांग्रेस ने मट्टानूर के विद्रोहियों को निलंबित किया, कानूनी कार्रवाई की घोषणा। एक और पंचायत अध्यक्ष टेसी जोस को भाजपा समर्थन से मिली जीत। ये हेडलाइंस हैं जो तमाम वहां सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा पिनरई विजयन के हमले को कैसे देखा गया। पिनरई विजयन ने मट्टानूर मॉडल के जरिए केरल में बीजेपी के विस्तार में कांग्रेस को मददगार बनाकर आरोप लगाया। ये द फेडरल की हेडलाइंस है। आउटलुक इंडिया या नेशनल मीडिया में सीएम का तंज किस तरह आया कि मट्टानूर पंचायत में राजनीतिक उलटफेर के बाद केरल के सीएम ने कांग्रेस पर बीजेपी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हेडलाइंस है स्टेट्समैन की, सीधा कांग्रेस पर निशाना कि कांग्रेस वह पार्टी है जो एक ही छलांग में बीजेपी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। हमने ये मट्टानूर में देखा केरल के सीएम। यानी एक ऐसी एक छोटी सी ग्राम पंचायत जिसका कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट की, उसने कैसे पूरे सिस्टम को बौखला के रख दिया। बीजेपी और कांग्रेस को और लेफ्ट को इतनी बुरी तरह डरा दिया कि वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए, जो इससे पहले नहीं था। पहले हम ये बता दें कि आखिर हुआ क्या है, फिर उसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, जो आपको मुझे लगता है केरल की आने वाली राजनीति पर यहां अपने उसमें तो कम दिखेगा। दरअसल त्रिशूर जिले की मट्टाथूर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस के 8 चुने हुए लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी को समर्थन दे, बीजेपी में शामिल हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये उस राज्य की बात कर रहे हैं केरल में, जहां ये माना जाता है कि बीजेपी यहां घुस नहीं सकती है, बीजेपी की एंट्री नहीं हो सकती है। वहां उन लोगों ने, चूंकि तिरुवनंतपुरम में तो लगातार जीतने की कोशिश में थे। शुरू में उनके पास 15 आए, 2015 की बात है, फिर 20 में आए उनके पास 30 से 35 आए, और फिर 2025 में उन्होंने 50, चूंकि एक वहां कैंसिल हुआ एक का, तो जो 101 की विधान वो थी नगर पंचायत में, नगर परिषद में, निगम में, उसमें उनको 50 सीट मिल गई, जो 100 के ऊपर उनको वो दे देती, और एक निर्दलीय ने उनको समर्थन भी दिया है। तो वो बीजेपी अपने आप से जीत रही थी। लेकिन मट्टानूर में तो बीजेपी का सिर्फ एक सदस्य था। 24 चुने हुए सदस्यों में से 10 एलडीएफ के थे, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी वामपंथियों के, और 8 कांग्रेस के समर्थन से चुने गए थे। 4 पार्षद बीजेपी के, 2 निर्दलीय। वोटिंग से पहले जब वोटिंग हो रही थी, चूंकि एलडीएफ का कैंडिडेट खड़ा था, तो सम कांग्रेसी उन्होंने इस्तीफे दे दिए, और ये कहा जाता है सीधे बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, नया मोर्चा बना दिया। बीजेपी समर्थित मोर्चे से उन्होंने क्या किया, सदस्य जो निर्दलीय था टेसी जॉस कल्लाकरल, उसको पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया, महिला है वो। 8 पूर्व कांग्रेसी सदस्य, 4 बीजेपी सदस्य और 2 निर्दलीय बागियों के वोट मिले, और 10 सदस्य होने के बावजूद एलडीएफ पंचायत पर नियंत्रण बनाने में नाकाम हो गई। क्योंकि टेसी जॉन्स जी वो वैसे भी चुनाव जो लड़ी थी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, और पहले उन्होंने कहा वो यूडीएफ को समर्थन देगी। लेकिन
लंबे समय से अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि यह कदम मट्टानूर में एलडीएफ के लगातार 35 साल से चल रहे शासन को हटाने के लिए था। अब जब यूडीएफ के सदस्यों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो हमने उनके साथ हाथ मिला लिया, ये बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने कहा। मटानूर जो है बेसिकली कांग्रेस का एक पारंपरिक गढ़ है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी और जो ये पूरी पंचायत थी इसमें पूरी लड़ाई हुई और बहुत सारे लोग उतर गए। अब इस पर इस्तीफा जिन लोगों ने दिया उनके नाम मैं लूंगा, तो उनसे बहुत ज्यादा आप उनके परिचित भी नहीं होंगे, उनसे अलग चलते हैं हम लोग। इसकी तुरंत बाद हुआ क्या, इसको मॉडल क्यों कहा गया? दरअसल पिनरई विजयन ने अपना पूरा का पूरा एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसको मैं पढ़ भी रहा हूं। उसके बाद हम लोग इस इतिहास को देखेंगे कि आखिर पूरे केरल की राजनीति में निकाय चुनाव से आप क्या ले सकते हैं, क्या आपको उसका आधार दिखाई देता है। जो पिनरई विजयन ने अपना लिखा है, उन्होंने कहा कांग्रेस वो पार्टी है जो बीजेपी तक एक छलांग लगाने के लिए बैठी है। यह छलांग त्रिशूर जिले के मट्टातूर में देखी गई। सभी पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, भाजपा कैंप में आकर कब्जा किया। यूडीएफ में केवल 8 कांग्रेसी सदस्य हैं। बिना दवाई लिए एक भी आदमी को बख्शे बीजेपी ने यहां तक ले लिया। और केरल द्वारा ये जो दृश्य दिखाया गया, ये इससे पहले भी नहीं, ऐसा नहीं है कि अदृश्य था, पूरा डिटेल से लिखा है। वामपंथियों की ये तो है कि वो बाकी सब चीजें भी इकट्ठी करके देते हैं। उनकी फेसबुक पोस्ट में ही है कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 44 विधायकों में से मुख्यमंत्री समेत 43 रातों रात एनडीए में कूद गए थे। पुडुचेरी में बीजेपी ने 2021 में कांग्रेस के सदस्यों को बर्खास्त कर सत्ता संभाली थी, वहां एक भी विधायक नहीं। 2019 में गोवा में कांग्रेस विधायक दल भाजपा में विलीन हो गया। मट्टातूर उन सबका केरल मॉडल है। यानी एलडीएफ अध्यक्ष को कांग्रेस में पंचायत में जाने को रोकने लिए कांग्रेस के नेता बीजेपी के साथ गए, यानी एलडीएफ को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ गई, ये खुल के बता रहा है। अब ये कह रहे हैं पिनरई विजयन बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं कि जो लोग वर्तमान में कांग्रेस में खड़े हैं वो अंधे समय के वक्त भाजपा में जाने में, अंधेरे में मतलब भाजपा में जाने में संकोच नहीं करेंगे। कांग्रेसियों में जमीन नहीं है, वो हथेली के निशान को कमल में बदल देंगे। यानी मट्टानूर में भक्तों ने केरल, वो भक्त लिख रहे हैं, भक्तों ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व की घोषणा को लागू किया कि बीजेपी में जाने का मन करेगा तो जाएंगे। स्थानीय नतीजों से स्पष्ट हो गया कि कई जगहों पर भाजपा कांग्रेस का समायोजन हुआ है, वो बिना अड़चन के जारी है। यह खुद कांग्रेस की इच्छा है कि खुद को बेचने की, जो कांग्रेस भाजपा में केरल की इच्छाओं को ईंधन देती है। ये उनका पूरा का पूरा वो है। संघ परिवार के लिए मैदान स्थापित करने के लिए कांग्रेस की झोपड़ी की रणनीति को उजागर कर रहा हूं। संघ परिवार के मैदान को जो है स्थापित करने के लिए मट्टातूर मॉडल एक नया अध्याय है। इसको आप ये समझिए कि उन्होंने पूरे तरीके से ये बताया कि किस संगठन में क्या क्या हो रहा है। मैं अब आपको इसके बारे में, चूंकि अब डिटेल आगे देखते हैं, क्योंकि पूरा देश तो केरल को एक ही चश्मे से देखता है कि या तो वहां वामपंथ है या एलडीएफ है, यानी एलडीएफ है या यूडीएफ है। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि सरकार बदलेगी तो कौन सी पार्टी के दम पर बदलेगी, क्योंकि कांग्रेस को ये इस तरह के झटके एक के बाद एक कई जगह लगे। यूं तो उसके पास यूडीएफ के पास पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में काफी कुछ आया है, लेकिन ये वोट परसेंटेज में वहां 30 से 35 है और वो 33 के करीब है एलडीएफ, और बीजेपी वहां 15% के साथ है, जो अगर आप लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखते हैं तो वो 19% था, तो उससे कम दिखता है आपको। लेकिन अगर आप उसको विधान, जो स्थानीय निकाय चुनाव है, तो उनमें ये 9 से 15 होता है, यानी ये काफी बढ़ता है। तो केरल की जो राजनीति का सबसे बड़ा धमाका तिरुवनंतपुरम में नहीं हो रहा, न की विधानसभा में, वो त्रिशूर जिले की एक पंचायत में हुआ और मुख्यमंत्री ने इसको मट्टातूर मॉडल बता दिया। अब चूंकि केरल की राजनीति अभी तक द्विपक्षीय है, एलडीएफ यूडीएफ के बीच घूम रही है, कांग्रेस आई तो वाम बाहर, वाम आए तो कांग्रेस बाहर, लेकिन अब बीजेपी हमेशा के लिए बाहर। अब ये चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक नैतिकता वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब बीजेपी, केरल में बीजेपी के साथ जाना असंभव है। अब मैंने आपको ये बताया कि ये तो खुला और सार्वजनिक तौर पर केरल की राजनीति की नैतिक दीवार जो बता रहे थे वो टूट गए। केरल में नेता तो पहले भी टूटे, व्यक्तिगत असरवाद, लेकिन पूरी पार्टी जो है उस तरह से आ गई हो। ये पहली बार सिस्टम को तोड़ने का
इशारा है। अब ये जो बीजेपी की पंचायत यात्रा है, मैं उसको बता दूं आपको कि ये अकेले अचानक नहीं हो गया। ये 25 साल की राजनीतिक यात्रा है और जो 1995 से 2005 के बीच में जब शून्य का दौर था, लेकिन बीजेपी ने लड़ना शुरू किया। बीजेपी पंचायत चुनाव लड़ती थी और अधिकांश जिलों में उसका एक भी पार्षद नहीं था। मैं इसको 1995 से 2005 के बीच का दौर बता रहा हूं और वहां कोई भी संगठनात्मक जड़ नहीं थी। बीजेपी मौजूद जरूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अप्रासंगिक थी। अब अगर हम लोग इसको 2005 से इसकी यात्रा आगे की तरफ देखते हैं तो ये 2005 से 2015 तक शहरी पॉकेट्स में, यानी शहरी पॉकेट्स में इसने सांस लेना शुरू किया। तिरुवनंतपुरम जैसी कुछ नगर पालिकाएं दिखी, पहली बार सीमित पार्षद चुने गए, वोट बढ़ा, लेकिन सत्ता हाथ में नहीं, दूर तक नहीं था। लेकिन यहां वो दौर था जहां बीजेपी अपने आप को जमीन में उगा रही थी, कहीं कहीं अपने बीज बो रही थी। अब जो सेगमेंट है 2015 से शुरू होता है 2025 तक का, वो बड़ा दिलचस्प है। ये अब प्रभाव पैदा करता है। ऐसे भी पंचायत थे जहां पहले एक भी पार्षद नहीं था। त्रिकोणीय, अब क्या हुआ, अब त्रिकोणीय मुकाबले हुए, कांग्रेस और वामपंथी दोनों को नुकसान पहुंचाया। पूरा बीजेपी अब वहां तीसरी पार्टी के तौर पर नहीं रही, अब वो सत्ता में आने लगी। और 2020 के बाद क्या हुआ, जब निर्णायक भूमिका में आना शुरू किया, कई जिलों में बीजेपी के पार्षद बने, कई जगह उपाध्यक्ष, कई निगम में भूमिका। तो मट्टा नूर को, जिनको लग रहा है कि वो ये कोई वो था, ये सब अनायास नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि हिंदू वोटों का बदलाव हो रहा है। दरअसल पिनरई विजन का जो दर्द है वो उनकी हमेशा के लिए पार्टी के खत्म हो जाने की संभावनाओं का डर है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। असली सवाल यहां आता है। असली सवाल ये नहीं है कि मट्टानूर में कौन जीत के आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस किसी ऐसी पार्टी पर जाए जिसके 2 या 4 ही पार्षद है, या उस समय एक भी आदमी का कांग्रेस से निकलकर केरल की राजनीति में बीजेपी में जाना एक बड़ा संदेश होता है, क्योंकि वो एक बदलाव की बात करती है। अब पहले वर्ग आधारित राजनीति, अब पहचान पे सवाल खड़े होने लगे। आस्था, मंदिर, सांस्कृतिक टकराव, ये सब आपको दिख रहा है। वामपंथ क्या कर रहा, अब हिंदू समाज का स्वचालित प्रतिनिधि नहीं रह गया, क्योंकि जो अजवा संप्रदाय है, जहां सबसे ज्यादा वो था जो सेगमेंट, चूंकि देखिए एक बात और समझिए कि वहां पूरा का पूरा लेफ्ट जो है सिर्फ जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अलावा कोई भी उनके पास वोट, मुस्लिम वोट, एआई उनका जो मुस्लिम लीग है और उसके साथ साथ कांग्रेस, इनके पास ही वो रहता है तब से, जब से उनका संगठन के साथ इनके समझौता हुआ है। इसके बाद क्रिश्चियन वोटर्स कहां है? क्रिश्चियन वोटर्स कांग्रेस का नेतृत्व विहीन है, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी तक रहा। अब वो असमंजस में है, क्योंकि उसको वहां दिख रहा है कि भाई साहब ये तो कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है और ये अब मुस्लिम लीग के जो एग्रेसिव एजेंडा है इस्लामिक जिहाद का, उसका मुकाबला कर पाने में नाकाम हो रही है। पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा इस्लामिक जिहाद का जो असर, जो पहले साथ लेके चलता था क्रिश्चियन मिशनरीज को, अब वो उस पर भी हमला करने से चूक नहीं रहा, उसको अपना निशाना बनाने से चूक नहीं रहा। तो ये बात केरल में बढ़ रही है। तो जो केरल में जो अब आते हैं हिंदू समुदाय पे, उसमें क्या है, एझावा समुदाय है जो पहले एक तरफा पूरी ताकत के साथ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्टियों को ताकत देता था। अब वो एक तरफा नहीं है, ये 32 से 35% है, आप ये ध्यान रखिए। और नायर समाज जो वहां का वो था, वो अब भाजपा को स्थायी विकल्प के तौर पर देख रहा है। यही कारण है कि जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उसमें 2000 से शुरू हुई यात्रा 2005 से बीजेपी की, अब उनको सत्ता के शीर्ष तक ले आई। मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। और बदलाव चूंकि अब वो नारों में नहीं देख रहा, वो मतदान में बदल चुका है। यानी जो अभी तक आपको बाकी सब जगह नारों में बदलाव दिख रहा था, नारों में चेंजेस आ रहे थे, वो मतदान में कितना बदलता है ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की उसकी इलेक्शन कामयाबी पर बहुत निर्भर करता है। तो वो अब हो गया और ये बदलाव आपको पंचायत चुनाव में दिख रहा है। मैं क्यों इसको बार बार बहुत बड़ा चेंज मान रहा हूं, क्योंकि पंचायत चुनाव से जो केरल की राजनीति है वो उन देशों में से है, उन राज्यों में से, माफ कीजिए, देश के उन राज्यों में से है जहां जो स्थानीय राजनीति है वो उनकी जो राज्य की राजनीति या केंद्रीय राजनीति का चरित्र भी तय करती है। ये आपने देख लिया, एलडीएफ किस तरह से हारा है, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार वहां यूडीएफ आएगा, यानी कांग्रेस के उसमें। लेकिन अगर बीजेपी
पिछली बार लोकसभा के जो 19% वोट बैंक है उसमें 6 से 7 बढ़ा देती है, तो फिर इस पूरे परसेंटेज को बदला जा सकता है। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि पंचायत चुनाव में अलग अलग जातियों का इस बार जो हिंदुओं का वोटर शिफ्टिंग होता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी जगह पर बीजेपी, अगर आप ये सोचिए 15% ले रही है, तो उसने ये वोट किससे हासिल किया? ये वोट उसने लेफ्ट पार्टी को तोड़ा है, उससे हासिल किया है। तो आप इसको गौर कीजिए कि वो जो लेफ्ट पार्टी का वोट है वो कम हो रहा है, और कहीं जगह उसने जो क्रिश्चियन वोट लिया है वो कांग्रेस का लिया है। तो वहां के जो स्थानीय समीकरण है उसमें पूरी तरह उलटफेर आ जाएगा। और जो ईसाई वोट है वो अगर बीजेपी की तरफ थोड़ा भी बढ़ता है तो ये एक और बड़ी चीज है, क्योंकि बीजेपी अभी तो सरकार बनाने नहीं जा रही, वो तो 5 से 7% वोट शिफ्ट करना चाहती है, जिससे 10 से 15 सीटों पर असर हो जाए। और ये जो जहर है यही पूरा बदल जाएगा। केरल की राजनीति तो वहां चल रही है, लोग तो इसको केरल को वहां देख रहे हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अलग अलग शहरों में क्या क्या हुआ। जो केरल की राजनीति का जो दरार जो है वहां शुरू हुई केरल में, जब 1995 में त्रिस्तरीय पंचायती योजना के व्यापक चुनाव हुए थे, तो मैदान में मैंने आपको बताया अधिकांश जिलों में एक भी पार्षद नहीं था, एक भी। अब जो है पंचायत की राजनीति पूरी तरह थी। अब मैं कुछ कुछ जिले आपको बता दूंगा जो प्रयोगशालाओं के बाद बीजेपी की शुरू हुए थे, कि शुरुआत में जो 2000 में मैं बता रहा था, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड जैसे शहरों में सीमित उपस्थिति दर्ज करनी शुरू की थी, लेकिन ग्राम पंचायतों में जीरो थी। जो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस दौर में बीजेपी का वोट स्थानांतरण योग्य नहीं था, यानी सत्ता का संतुलन नहीं बदल रहा था, बीजेपी का कोई वो नहीं था। और जब केरल में ये कहानी हो चुकी थी कि बीजेपी ने क्या किया, पहले शहर जीते, गांव में वो जा पाने में मुश्किल थी, उसके कार्यकर्ता उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए शुरुआत में बीजेपी ने नगर पालिका और निगमों पे फोकस किया था, और वो लोग जो जिनका इंटरेक्शन बाहर भी होता हो, मतलब दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा हो और बात हो, उनको ज्यादा तगड़ा, जैसे मान लो पेशेवर वर्ग है, व्यापारी है, सरकारी कर्मचारी है। और तिरुवनंतपुरम निगम में स्थायी थोड़ी सी उपस्थिति उसने दर्ज की थी कुछ वे, लेकिन जो कहानी उसने बाद में जोड़ी वो बहुत बड़ी हुई, क्योंकि कई जिलों में उसको 5 से 8% वोट मिलने लगे, कहीं कहीं डबल डिजिट पे गई थी। और अब मैं आपको वो बताता हूं कि जो 20 के बाद का मैं वो जिले बताना चाहता हूं जहां अब जिला स्तरीय पैटर्न है। ये स्पष्ट तौर पर जो है मजबूत उभरते हुए जिले उसके पास कौन है, तिरुवनंतपुरम मजबूत है, वहां जीत गई है। त्रिशूर में उसका कई जगह पर है, पलक्कड़ में और कोलम में। इन जिलों में उसको एक मजबूत कैंडिडेट हो गया, या ये जिले उसको मजबूती दे रहे हैं। जहां अब ये अपने आप को मजबूत कर रही है, जिसको इसकी मिडिल पावर है, वो है एर्नाकुलम, कोझिकोड, अलापुझा। यहां इसमें बीजेपी एक संभावनाओं के साथ है, क्योंकि उसको उस जो वहां का जातीय और धार्मिक समीकरण है उसमें अपने लिए उम्मीदें दिख रही हैं, तो वो वहां भी है। लेकिन जहां कमजोर या शून्य है वो सारे वही है कोस्टल में, जो मल्लापुरम, कासरगढ़ और वायनाड। चूंकि ये बीजेपी का उभार की जो ये असमानता सांस्कृतिक या सामाजिक कारणों से जुड़ी हुई है, इसका कारण आप सामने, वहां संगठन का वो नहीं है। चूंकि केरल के स्थानीय निकायों के से हार नहीं मानी जा सकती कि भाई आप हार गए हो या आपके पास ताकत नहीं है, नहीं, उन्होंने उसको पूरे को वोट बैंक के तौर पर समझा। वहां की स्थानीय राजनीति में धर्म और जातियों की भूमिका के बीच में बीजेपी ने अपनी जगह बनाई, और उस जगह के साथ वो अब ये वहां के राजनीतिक समीकरणों को समझ रही है। अगर मैं ये कहूं कि जो ईसाई वोट का जो सबसे बड़ा निगाह है बीजेपी की, वो ईसाई वोट पर है, क्योंकि ईसाई वोट इस पूरी चीज को बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे मैं मतलब जिसको मैं देख रहा हूं, चूंकि ईसाई कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये अलिखित सच था वहां की राजनीति का कि भाई वो किसी भी कीमत पे हो जाए लेकिन रहेंगे कांग्रेस के साथ। अब वो चूंकि सच क्यों टूटा, क्योंकि उन्होंने देखा भाई लव जिहाद पर चुप्पी है। आपने देखा केरला, उस पर जब उस पर आई केरला फाइल्स पे, या केरला जो स्टोरी फिल्म बनी थी उस पर चुप्पी थी कांग्रेस की, उसने विरोध किया। चर्च जो है पूरी तरह से वाम लेफ्ट की गवर्नमेंटों के साथ पूरा टकराव हो रहा, और कांग्रेस की कोई लीडरशिप स्थानीय अब वहां इस तरह की नहीं है जो उनके लोगों को ये यकीन दिला रही हो कि हाँ ये रोक सकता है। तो सबने अपने आप को, एक बड़ा हिस्सा ऐसा हुआ जो ईसाई समाज का, जो अब रणनीतिक रूप से तटस्थ है,
वो भाजपा को खुल के वोट तो नहीं दे रहा, लेकिन वाम को हराने के लिए यानी लेफ्ट को हराने के लिए जो भी बीजेपी का समर्थित संगठन बनेगा या बीजेपी के समर्थन में कोई ऐसा मोर्चा बनता है जो लेफ्ट को हराता है, तो वो उसके साथ बेहिचक जा सकता है, जो कि आपने मट्टानूर में देखा। और ये कहानी जो है कांग्रेस के पतन की शुरू हो रही है। ये भले ही हम लोग इस बार उसको कांग्रेस को सत्ता में आते हुए देखना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, पहले वहां लेफ्ट खत्म होगा। वहां कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि पहले लेफ्ट का, क्योंकि हिंदू मतदाताओं का पहचान जो है वहां लेफ्ट से थी। अब वो धीरे धीरे कांग्रेस के पास जा रहे हैं, बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो उसका कारण ये था कि जो संघर्ष की राजनीति थी वो तो अब वहां से कोई उसका अर्थ नहीं रह गया। वो जो खेत मजदूर, कोयर मतलब जो नारियल के वो थे, वो मजदूर, अझावा और दलित, ये सभी वाम राजनीति की रीढ़ से अब धीरे धीरे अपने आप को हटा रहे हैं। जो पहले वर्गों की राजनीति थी, यानी वो जो कहती थी वर्ग है, एक बुर्जुआ है और एक मजदूर वर्ग है और ये सब है, इससे हट गया। अब वो पहचान की तरफ जा रही है, वो धर्म की तरफ जा रही है। ये बदलाव चूंकि आसानी से तो हुआ नहीं, आपको मालूम है मंदिर प्रशासन पर जो सबसे बड़ा अटैक हुआ, जो सबरीमाला मंदिर का, उसने एक केरल की जो धार्मिक सोसाइटी है उसके ऊपर झटका दिया। उसको जो टुकड़ों में बटी हुई थी, जो इतनी ज्यादा जातिगत उस पर जोर देती थी कि वो उन जातियों को विरोध में इधर से उधर जाया करती थी, यानी अगर ये इधर है तो हम इधर होंगे। अब वो जब वो पूरा ओवरऑल जब सबरीमाला के उस पर जो मंदिर नियंत्रण का खेल हुआ, उसमें जो लेफ्ट की पॉलिसी थी, उसने केरल के हिंदुओं को बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उनको हिला के रख दिया कि ये पार्टी, ये सरकार, जो इसके बारे में कहा जाता है, जो हम लोग केरल के बाहर सुनते रहे, उसमें कहीं ना कहीं सच है। और चूंकि आस्था के मुद्दों पर पूरी तरह से वहां लेफ्ट काबिज था, और वो सिर्फ हिंदू आस्था के, सिर्फ हिंदू आस्था पे सुधार के नाम पर जिस तरह हिंदू मंदिरों पर कंट्रोल है, उस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 25 से 29 के बीच में अपने आप को संरक्षित रखते हैं। तो यानी आप एक तो आस्थाएं तोड़ रहे हो, दूसरा उनके मंदिरों पर कब्जा किए हुए हो। ये बात जोर से कहने में कांग्रेस हमेशा से हिचकती रही, क्योंकि उसको इन तमाम चीजों में कोई फायदा नहीं था। उसको तो मुसलमान वोट मिल ही रहा, उसको तो क्रिश्चियन वोट मिल ही रहा, तो वो उसके सारे कुछ हिंदू वोटों के सारे अदल बदल वो खेल रहे थे। उन्होंने तय किया हुआ था कि किसी और को आने नहीं देना। लेकिन सोशल मीडिया, बीजेपी से पहले सोशल मीडिया पहुंचता है, और सोशल मीडिया ने उस सोसाइटी के अंदर जो एक तरह का स्थायी समझौता था, उसके अंदर दरारें प्रकट की। और ये बात धीरे धीरे हिंदू समुदाय के कुछ हिस्सों में आने लगी कि वामपंथ हमारा प्रतिनिधि नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अब नहीं रहा, नहीं, वामपंथ उनका कभी भी प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन उनके अंदर इस तरह से बोया गया था ताकि उनको वो अपने जैसा दिखाई दे। और चूंकि इसी असंतोष को वैचारिक तौर पर देने के लिए या इसको मूर्त रूप देने के लिए बीजेपी ने वहां सही समय पर एक बड़ा हस्तक्षेप किया। तो अब हर जगह तो जीत नहीं मिल रही है, लेकिन ये हो गया कि हर जगह हिंदू जो असंतोष है उसका एक वैध विकल्प हो गया, उसको अपने गुस्सा निकालने का या अपने आप को वो करने का एक रास्ता मिल गया, इसलिए वहां बीजेपी खड़ी हो गई। और चूंकि जाति का गणित में जो आपको बता रहा था, केरल में जाति खुलकर नहीं बोली जाती, लेकिन चुनाव जिताती है। वहां तो अझावा समुदाय वामपंथ की सबसे मजबूत दीवार था। और मैंने आपको कहा, एसएनडीपी जैसे संगठन जो सम्मान और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, उन्होंने वाम मोर्चे से दूरी की। वो बीजेपी के साथ आए, आपको मालूम है, और इसने एक सॉफ्ट शिफ्ट पैदा किया। बहुत हार्ड शिफ्ट नहीं अभी, क्योंकि अभी वो 15% तक है। अभी वहां से कम 20% की वोटें बीजेपी को मिलना है, जो वहां से और ईसाई संप्रदाय से होगी। नायर तो पूरी तरह से भाजपा को स्थायी विकल्प के तौर पर देखने लगा। ये बदलाव जो है सीटों में तो भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन सत्ता के संतुलन में दिख रहा है। इसको मैं जो यही मानता हूं कि ये जो चुपचाप चाल चली, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बढ़ाया है। क्योंकि अब तिरुवनंतपुरम की चिंता तो केवल एक छोटी सी चिंता थी, क्योंकि त्रिशूर की एक पंचायत की कहानी होती तो ये सिर्फ जो है एक मुख्यमंत्री को ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आप भी मानते हैं कि एक पंचायत के जाने से क्या हो सकता है? क्या एक पंचायत के जाने से एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा आर्टिकल लिखेगा? आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था किस तरह से उसने बेंगलोर के उस पर टिप्पणी की जब वहां से मुस्लिम परिवार हटाए, क्योंकि अब वहां लड़ाई वामपंथ को यह दिखने लगा कि अब हिंदू वोटर हमारे लिए बहुत विश्वसनीय नहीं है। वो अपने नेचुरल कोर्स की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो ये समझ रहा है कि कौन उसके धर्म को नष्ट करने की कोशिश में है, लिहाजा वो ऐसी चीज करना चाहता है ताकि भले ही उससे बढ़े ना बढ़े, लेकिन नष्ट तो ना हो। वो ये सब कर रहे हैं। तो ये जो हुआ है,
तो अब इसको तिरुवनंतपुरम में जो बैठा हुआ है, जो लेफ्ट का थिंकर, वो ये मानता है कि एक संभावित पैटर्न उभर रहा है। केरल की वाम मोर्चा सरकार इससे बेहतर और कोई नहीं समझती, क्योंकि वो जानती है कि स्थानीय निकाय चुनाव केवल प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि राजनीति की प्रयोगशालाएं होती हैं, जहां भविष्य के रुझान पहले से दिखने लगते हैं। वामपंथ का खतरा ये नहीं है कि बीजेपी ने कोई एक पंचायत जीत ली या भूमिका पाली, उसका डर यह है कि कांग्रेस के कुछ हिस्से जो भाजपा के साथ काम करने को अपराध मानते थे वैचारिक, अब उन्होंने वो लाइन क्रॉस कर ली है। ये वहां बिंदु है जहां से आपको मट्टाथूर की इस मॉडल को समझ में आता है, जहां से आपको यह समझ में आता है कि मट्टाथूर केरल की राजनीति का एक वास्तविक बन सकता है। और चूंकि ये पहली दरार क्यों मायने रखती है, ये भी लोग सोचेंगे। सत्ता बदलती रही कांग्रेस में, केरल में ऐसा नहीं है। राजनीतिक संस्कृति में दल बदल और जो वैचारिक लचीलापन बहुत ज्यादा वहां बाकी सबके लिए नहीं है, जैसे बाकी सब राजनीति में, क्योंकि वहां तो उन्हीं दोनों के बीच में फैसला था, जो हो गया वो हो गया। लेकिन चूंकि वैचारिक भी होता था, लेकिन अब मट्टाथूर के बाद ऐसा पहली बार हो रहा कि ये स्थिरता टूट गई है। ये स्वीकार्यता की शुरुआत है, सीधी जीत की शुरुआत नहीं है। और राजनीति में यही बड़ा मोड़ दिख रहा है उनको, कि अब ये जो है उनको वामपंथियों को यहां रोक सकता है। केरल की राजनीति का जो स्थिर ढांचा था, जो 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद आज तक राज्य की राजनीति को सिर्फ दो ध्रुवों में केंद्रित रख रहा था, वो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस आने से बिल्कुल हल चुका है। और मुझे लगता है कि अब इस बात की खनक सबको महसूस हो रही होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ अभी तक वहीं घूम रहे थे कि तिरुवनंतपुरम में क्या हो रहा, लेकिन कहानियां तो कहीं और चल रही थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि हम लोग साउथ की राजनीति पर इसी तरह से नज़र बनाने की कोशिश करें, नज़र बनाए रखें, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। आपको चैनल का अगर आप सपोर्ट भी करते हैं तो और अच्छी बात होगी। हमारे मेंबर बनिए ताकि चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।